खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन आपको। मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज यौम आज़ादी भरपूर मिली जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 14 अगस्त का दिन एक ऐसा दिन है जहाँ पर हम बहुत सारी सेलिब्रेशंस भी करते हैं, कुछ खुद एहतसाबी भी करते हैं, कुछ सेल्फ क्रिटिसिज्म भी करते हैं, कुछ आने वाले दिनों के हवाले से मनसूबाबंदी भी करते हैं, कुछ ख्वाब भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आज के दिन से जुड़ी होती हैं और इस दिन हम कोशिश करते हैं कि कुछ मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबों से है उनके साथ मिल बैठें और उनके एक्सपीरियंसेस पे बात करें। वो पाकिस्तान को किस तरह से देखते हैं, उनकी नज़र से पाकिस्तान को देखने की कोशिश करें। वो कहाँ कहाँ पर बेहतरी की गुंजाइश महसूस करते हैं, कहाँ कहाँ वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए और पाकिस्तान का झंडा उठाकर एक काबिल फ़ख्र अंदाज में मैदान में खड़े हुए नज़र आते हैं। तो आज के प्रोग्राम में भी हमने बहुत से मेहमानों को दावत दी है जो जिनका ताल्लुक़ मुख्तलिफ शोबों से है और उन्होंने मुख्तलिफ अंदाज में अपनी अपनी कैपेसिटी में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। तो मैं तारुफ़ कराता हूँ ताकि हम गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। मेरे साथ अमजद साहब मौजूद हैं। किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है, अगरचे रिवायती जुमला है लेकिन वाकई वो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आप सब उनको जानते हैं। पाकिस्तान को दुनिया भर में शायरी के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया है और अपने ख़यालात को नसर में और शायरी में उन्होंने बहुत खूबसूरत और ऐसा अंदाज में पेश किया है। अमजद साहब बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। मेरे साथ मेरे दाएं जानिब रेहान भट्ट साहब मौजूद हैं। आप हॉकी प्लेयर हैं और पाकिस्तान की तरफ से बहुत हॉकी खेली है, 3 मरतबा ओलंपिक्स में रिप्रेजेंटेशन की है और बहुत से तमगे पाकिस्तान के लिए लाए हैं। आपको रेहान साहब खुशामदीद कहते हैं। उनके साथ उशना सुहेल साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आप कौमी टेनिस प्लेयर हैं और आपने भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुख्तलिफ फोरम्स पे की है और बहुत से मेडल्स पाकिस्तान के लिए हासिल किए हैं। उशना बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और सायरा ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप गुलकारा हैं और दुनिया भर में जाके परफॉर्म करती हैं और जहाँ ये मुख्तलिफ तरह की चीज़ें इन्होंने गा रखी हैं वहाँ पर पाकिस्तान के जो नगमे हैं वो बड़े जज्बे के साथ हमेशा पेश करती हैं। तो आपको भी सायरा खुशामदीद। मैं अमजद साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। ऐसा लगता है बाज़ दफ़ा कि हम सेल्फ क्रिटिसिज्म का शिकार हो गए हैं और ख़ुद पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते हैं कि जी हम बहुत बुरे हैं, हमारा ये भी मसला है, हमारा ये भी मसला है, हम डिसिप्लिन्ड भी नहीं हैं, हम खेलों में भी बहुत बुरे हो गए हैं, हम करप्शन भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो गई है। क्या हम वाकई इतने बुरे हैं जितने बुरे हम खुद को लगते हैं या उम्मीद की किरण बाकी है, चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बेहतरी की तरफ जा रही हैं? कैसे देख रहे हैं आप सोसाइटी को अपनी आंख से? सर पहली बात तो ये है कि ये मैं बुरे का लफ्ज़ तो इसमें इस्तेमाल करना ही नहीं चाहता। हम अमूमी तौर पर हम अच्छे हैं और खुद एहतसाबी खुद तनकीदी बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये 14 अगस्त और इस तरह के दिन जो हैं ये एक पुल की तरह होते हैं जिस पर खड़े होकर हम अपने पीछे भी देख सकते हैं और आगे भी देख सकते हैं। दुनिया का कोई भी सफ़र ऐसा नहीं है जिसमें नाकामियां ना हो, मायूसियां ना हो, डाइग्रेशन ना हो वगैरह वगैरह। तो पहली बात तो ये है कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी ये है कि हमें जो वतन अजीज मिला हम एक तारीख के तालिब इल्म के तौर पर देखें तो जिस दुनिया में और जिस माहौल में ये हमारा मुल्क वजूद में आया है ज़ाहिर है उसके भी बहुत सारे प्रेशर्स हम पर हैं। उन खामियों और खूबियों के अलावा जो जिनकी वजह से आज हम यहाँ बैठे हैं। तो पहली बात तो ये है कि खुद एहतसाबी ज़रूर करें, खुद तनकीदी भी ज़रूर करें, लेकिन उसका मकसद जो है वो तामीर होना चाहिए, खुश दिली होना चाहिए और आपस में मुकालमा करना चाहिए। क्योंकि देखें कुछ बातें अपने बच्चे जो हमारे किताब के बैठे हैं कुछ बातें इनके ज़हन में होंगी, कुछ आपके ज़हन में होंगी, कुछ मेरे ज़हन में है। तो अब अगर हम इनको मुकालमा करेंगे तो तभी इनमें से कोई हल निकलेगा। अगर हम खुद कलामियां करते रहेंगे जैसे कि अक्सर करते रहते हैं तो उससे तो कोई रास्ता नहीं निकलता है। और मैं ये समझता हूँ कि खास तौर पर ये जो एक आज का दिन है इसमें तनकीद जो है उसको उस तरह का बेरहम नहीं होना चाहिए जिस तरह हम अपने बाकी साल के 364 दिनों में करते हैं। सही है। इसका एक प्रोटोकॉल। लेकिन अमजद साहब वो बाज़ दफ़ा तो हमारी कौम में अच्छी बात यह है कि कहीं चिंगारी नज़र आती है बहुत खुश हो जाते हैं। अभी हमने ओलंपिक्स में देखा 2 लड़कों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई और हम बड़ा खुश हो गए और हम इसको देखने लगे कि अब इन पर मेहनत करेंगे, अगली मरतबा इस पर मेडल ला सकते हैं और हमने ऐसे इसको सेलिब्रेट किया कि जैसे करना चाहिए था, बिल्कुल सही किया। लेकिन बाज़ दफ़ा अगर रेहान साहब कहीं उम्मीद की किरण ही दिखाई ना दे रही हो तो क्या करें? जैसे हॉकी की मैं बात करूँगा, क्या हुआ हॉकी के साथ? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हॉकी
इस वक्त हम रैंक 17th पे हैं और इसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से आज हम रैंक 17th पे हैं। हम हॉकी में भी कभी ओलंपिक्स गेम में जो भी पार्टिसिपेट करने जाता था, एक जो हमारा कॉन्टिजेंट होता था उसमें 18 प्लेयर हॉकी के होते थे। और वो कॉन्टिजेंट जब वॉक करता था, परेड करता था, तो पाकिस्तान का कॉन्टिजेंट नज़र आता था कि पाकिस्तान का कॉन्टिजेंट जा रहा है। टिकटबंदी आपको दिखाई देती है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं ये कहूँगा कि हम लोग, हमारा जो कल्चर है ना इस वक्त सियासतदानों का, वो स्पोर्ट्स से हट चुका हुआ है। वो कहता पाकिस्तान की स्पोर्ट्स होनी ही नहीं चाहिए। ये सिर्फ एक इदारा, ये स्पोर्ट्स जो है ये बस ऐसे ही है, ये टाइम पास होता है, इसको नहीं करना। हमारे और बड़े मसाइल हैं। ओ भाई, तरजीह में नहीं है, तरजीह में नहीं है। स्पोर्ट्स वो है कि जिसका 1960 में रोम ओलंपिक्स पाकिस्तान गोल्ड मेडल जीता, पाकिस्तान का झंडा देखा ऊपर लोगों ने, वो दुनिया पे नक्शे में ढूंढना शुरू हो गए, पाकिस्तान है कहाँ। ये वैसे आपकी ये रीडिंग है कि, और आपको लगता है कि चूंकि उनकी तरजीह नहीं है तो इस वजह से शायद ऐसा लगता है कि वो स्पोर्ट्स को दे नहीं रहे हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बताऊं, जितना मैं अंडरस्टैंड करता हूँ अपने इदारों को या अपनी हुकूमत को, वो इस बात की रियलाइजेशन है कि हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना है और यहाँ पर हमने हथियारों से हथियारों को नहीं लड़ना, बल्कि हमने डिजिटल मीडिया को डिजिटल मीडिया से लड़ना है, फिल्म के जरिए से लड़ना है, स्पोर्ट्स का मुकाबला स्पोर्ट्स के साथ करना है, तो फिर हम ऊपर आ सकते हैं। और स्पोर्ट्स तो एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको पूरी दुनिया में बहुत आसानी से आप पाकिस्तान का नाम ऊपर ले आते हैं। तो उष्णा, आप ये बताइए कि आपने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को मुख्तलिफ जगहों पर, आप बहुत सारे मेडल्स लेकर आई, कैसा फील होता है ये ग्रीन कलर का कोट पहन के और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए, और क्या रिवॉर्ड मिलता है उस तरह से? सबसे पहले थैंक यू। आई थिंक आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और येस, डेफिनेटली आपने जैसे कहा है, टू रिप्रेजेंट योर कंट्री और अपना पाकिस्तान का कलर पहन के खेलना, आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील होती है, बिकॉज यू नो कि आप एक एम्बेसडरशिप कर रहे हो अपनी कंट्री के लिए। तो व्हेन यू आर इन द लाइमलाइट और वो चीज़ होती है तो आपने एक प्रेशर भी फील होता है। बट देन आई थिंक स्पोर्ट्स में प्रेशर इज़ अ प्रिविलेज, तो उसको डील करके और उससे निकल के रिवॉर्ड, मतलब जो आपको विन्स मिलती हैं, ऑब्वियसली दैट मेक्स यू अ प्राउड पर्सन। आपके इर्द गिर्द जो एक्सपेक्ट करते हैं आपसे, वो भी ऑब्वियसली बहुत, आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली, आपके सपोर्टर्स, उनको भी एक प्राइड फीलिंग होती है ऑफ कोर्स जब आप पाकिस्तान के लिए जीत के आते हो। तो एज़ फार एज़ रिवॉर्ड इज़ कंसर्न्ड, आई थिंक वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, क्योंकि वो सिस्टम अभी स्पोर्ट्स का पाकिस्तान में उस तरह से डेवलप नहीं हुआ हुआ। बट ये है कि जैसे आप इंडिया को अगर एग्जांपल देखें, इट्स टेकन देम अ होल डेकेड टू गेट टू अ पॉइंट जहाँ उनके प्लेयर्स अब ओलंपिक्स या एशियन गेम्स जैसे कैलिबर पे जाके मेडल्स जीत के लाते हैं। तो वो रातों रात चीज़ नहीं होती, उस पर किसी पॉइंट पर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, आपने वो काम शुरू करना होता है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, टैलेंट हंटिंग, कि कौन से प्लेयर्स वो पोटेंशियल रखते हैं, और ये सालों का काम होता है। ये ऐसे नहीं है कि आप एक रात उठकर अगली सुबह कहो कि वो परसों ओलंपिक्स में मेडल जीत कर आ जाएंगे, मतलब इस तरह से नहीं होता। तो अभी ये अरशद के बारे में और तालिब के बारे में, आप इनके बारे में क्या समझते हैं? ये कैसे इस मकाम तक पहुँचे हैं? इनको बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दी गई, इन पर बहुत तवज्जो दी गई, हमारी जो है वो हुकूमत ने या इदारों ने इस पर काम किया, कैसे हुआ ये? देखिए, मेरी अपनी पर्सनल जर्नी है, जो मेरी मदर और पेरेंट्स के साथ मेरी एक अटैचमेंट और बॉन्ड, जिस तरह मुझे पता है कि हम मिलकर आगे गए हैं ना, उसी तरह आई अंडरस्टैंड द स्टेटस ऑफ दीज प्लेयर्स। इनकी फैमिली, इनके पेरेंट्स जिस तरह पीछे रहे हैं, जैसे आप तला तालिब की बात करें, उसके फादर ने इतना सपोर्ट किया, उसके ट्रेनिंग पर जाना, उसको सपोर्ट करना और वो सारा। तो आई वुड से कि जैसे मेरी मदर के साथ कभी कभी इसके बारे में बात होती है तो वो कहती हैं कि जो पाकिस्तान के एथलीट्स हैं ना, उनका ये हाल है कि वो एक गांव की मोमबत्ती से पढ़कर वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के साथ जाके कम्पीट कर रहे हैं। दिस इज़ व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान। अगर मैं अपनी बात करूँ या इन प्लेयर्स की बात करूँ, तला तालिब या अरशद नदीम, अब अगर आप इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट जो जेवलिन थ्रो में जीता है नीरज चोपड़ा, इसकी आप हिस्ट्री उठा के देखें तो मैं पढ़ रही थी सोशल मीडिया पे कि इसके ऊपर 7 बिलियन इंडियन करोड़ रुपीस इन्वेस्ट हुए हैं 4 सालों में। एक प्लेयर का वो टेंशन और वो प्रेशर ख़त्म हो जाता है कि उसकी एक्सपेंसेस का किसने ख्याल रखना है, ट्रेनिंग का किसने ख्याल रखना है, और उसका सिर्फ और सिर्फ फोकस अपनी गेम पे होता है। तो क्यों नहीं गोल्ड मेडल आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप कंपेयर करें हमारे पाकिस्तानी एथलीट को जो उनके करीब आ गए थे, हु वाज क्लोज टू हिम इन दैट कंपटीशन, अगर उसको भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिले तो हो सकता है वो सिर्फ गोल्ड मेडल। ये लड़के अपनी मेहनत से, अपने जज्बे से और अपने जोर से जो है वो बिल्कुल, और मेरे तो ख्याल में कि उनमें इतना पोटेंशियल है कि वो शायद इंडियन सिर्फ गोल्ड मेडल नहीं, वो इंडियन प्लेयर से टाइम भी या वो थ्रो भी बेहतर कर सकते हैं। इतना पोटेंशियल, अगर इन हालात में वो जाकर ये
ये पोजीशन ले रहे हैं, तो अगर उनको वही अपॉर्चुनिटीज दी जाए ठीक तो है। उनकी परफॉर्मेंस कैन बी वे बेटर। सही है, मजीद बातचीत करेंगे, एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ रेहान भट्ट साहब मौजूद हैं, उष्णा सुहेल मौजूद हैं, सायरा ताहिर साहबा मौजूद हैं। हमजा साहब कुछ सुनाइए ना सर। तो ये एक छोटी सी नज़्म है 10-12 लाइनों की, आज ही के दिन के हवाले से है कि 74 साल पहले एक दिन ऐसा भी आया था। वाह। 74 साल पहले एक दिन ऐसा भी आया था जब एक सूरज निकलने पर चमकती धूप फैली थी वाह तो मंजर जगमगाया था। वाह वाह। जब एक सूरज निकलने पर चमकती धूप फैली थी तो मंजर जगमगाया था। वाह अगरचे मैंने वो मंजर बचश्मे खुद नहीं देखा, वाह। अगरचे मैंने वो मंजर बचश्मे खुद नहीं देखा, वाह मगर जब याद करता हूं तो सांसें गुनगुनाती हैं। वाह वाह। मगर जब याद करता हूं तो सांसें गुनगुनाती हैं। कई सदियों से सहरा में बिखरती रेत की सूरत, कई सदियों से सहरा में बिखरती रेत की सूरत। करोड़ों लोग थे जिनका न कोई नाम लेता था न कुछ पहचान थी बाकी। वाह। करोड़ों लोग थे जिनका न कोई नाम लेता था न कुछ पहचान थी बाकी। हर एक रास्ते में वहशत थी, सभी आंखों में हसरत थी। वाह। न आबा की हुनरमंदी न अगली शान थी बाकी, न आबा की हुनरमंदी न अगली शान थी बाकी। आखिरी बंद है इसका कि खुला सर पर जो उस ऐलान का खुशबू भरा साया, वाह। खुला सर पर जो उस ऐलान का खुशबू भरा साया। हिलाली सब्ज परचम का वो ठंडा दिलरुबा साया, वाह। हिलाली सब्ज परचम का वो ठंडा दिलरुबा साया। तो उनकी जान में जान आई, रगों में रोशनी दौड़ी, जी। दहन में फिर जुबां आई। वाह वाह वाह। तो उनकी आई, रगों में रोशनी दौड़ी, वाह। दहन में फिर जुबान आई। और आखिरी शेर है इसका कि 74 साल पहले का वो एक एहसान मत भूलो। वाह। 74 साल पहले का वो एक एहसान लो, खुदा की खास रहमत है ये पाकिस्तान मत भूलो। वाह वाह वाह। खुदा की खास रहमत है ये पाकिस्तान मत भूलो। रेहान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम हॉकी की बात कर रहे थे और ओवरऑल फील्ड्स में अमजद साहब ने अमजद साहब जैसे लोगों के साथ बात करने का एक हमेशा से उसमें आपको एक होप नज़र आती है, बेहतरी की तरफ आप सोचते हैं कि चलिए कुछ कमज़ोरियाँ रही हैं लेकिन हम बेहतर कर सकते हैं। तो मैं अगर हॉकी ही की बात करूँ तो यकीनन ऐसा नहीं है कि चले हम बहुत पीछे चले गए तो वापस नहीं आ सकते। रास्ता आपको क्या नज़र आता है, कैसे हम वो अपना उरूज वापस आ सकते हैं? हम वापस आ सकते हैं, लेकिन टाइम चाहिए, इसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट की केयर चाहिए। हम सारे ये कहते हैं कि जी ग्रास रूट लेवल पे लड़के नहीं खेल रहे, और ये हकीकत बात है कि आप जितने बड़े शहर ले लें, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, कराची, यहाँ पे सब मोबाइलों में तो ज़रूर बिजी हैं, बट स्पोर्ट्स की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमें छोटे शहरों जहाँ पे जेन्युइन स्पोर्ट्स हो रही है, अभी छोटे शहरों के अंदर हो रही है स्ट्रक्चर मौजूद, जहाँ पे स्ट्रक्चर मौजूद है, वो जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली स्ट्रक्चर नहीं है, वो बस एक है जगह है, वहाँ पे गेम हो रही है, वहाँ से आपने लड़कों को उठा के लाहौर लेके आना, उनको ग्रूम करना है। और वो कौन करेगा? वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन करेगी, एक एकेडमी लॉन्च करेगी, वो इंशाल्लाह हो रही है, वो गवर्नमेंट से अभी बात चल रही है। वैसे आपको खास वजह देखते हैं कि आप अचानक से उठ के 17 नंबर पे चले गए? ख़ास वजह मैं आपको बताता हूँ, हम 17वें पे ना होते, हम 9वें या 10वें पे होते इस वक्त, अगर हम प्रो लीग में पार्टिसिपेट करते, जो हम फंड्स की वजह से नहीं कर सके। और उसका हमने $1 लाख जुर्माना भर दिया है, ठीक है, और हम 12 करोड़ की वजह से वहाँ पे पार्टिसिपेट करने नहीं गए, तो हमने उसके बाद उसका जुर्माना भर दिया। अगर हम सिर्फ पार्टिसिपेट करते वहाँ पे तो हम रैंक में नंबर 9 या नंबर 10 पे होते इस वक्त। कुछ वजूहात हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं कोई ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मायूस हूँ कि ये ठीक नहीं, ये सब कुछ ठीक हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है, खाली हॉकी नहीं। जितनी आपके रोल मॉडल्स क्या थे जब आप हॉकी खेलते थे? मेरे रोल मॉडल, मैंने जब हॉकी स्टार्ट की थी तो शुभाष सीनियर को मैंने अपना रोल मॉडल, जो वो खेलते थे या वो सारी चीज़ें, आपने उनको खेलते देख कर हॉकी खेलनी शुरू की थी। आप आज के जो लड़के हैं वो किसको देख के हॉकी खेलना शुरू करेंगे? हम एशियन गेम्स का फाइनल खेलने जा रहे थे, 2010 की बात है, चाइना में। तो हम यही मिली नगमा
सुनते हुए बस में जा रहे थे जब हम जा रहे थे, और यकीन करेंगे मेरे गूज़बम्प अभी भी खड़े हो गए हैं कि इतना हमें इससे वो मोटिवेशन मिलती है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि आजकल के लड़कों को मोटिवेशन मिलती है, जाहिर है, क्योंकि वो चीज़ें नजर आ रहा होगा, वो चीज़ें, वो सोच, वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सिर्फ एक चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप जैसे कि हम कंपैरिजन करते हैं कि आज के हमारे नौजवान क्या सहूलतें उनको मुयसर हैं, कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, पाकिस्तान के शुअरा सीनियर्स के साथ साथ नौजवान शुअरा भी दुनिया भर में जाके अपना कलाम पढ़ रहे हैं, बड़ी पजीराई उनकी हो रही है। आपके ख्याल में नए लोग कैसे लिख रहे हैं, कैसा लिख रहे हैं? तहजीब हाफी हैं, उमर नजमी हैं, फिर रहमान फारिस हैं, बहुत सारे और लोग हैं। आप कैसा देख रहे हैं इस फील्ड में, कैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ये? देखिए, यहाँ तक तो ये बिल्कुल ठीक है, जो हमारे बाद की नस्ल है जिसके बड़े अच्छे नाम आपने लिए हैं, ये नौजवान नस्ल बच्चे तो यकीनन है, लेकिन इसके बाद जो है वो मुझे कुछ अंदेशों ने घेर रखा है। इसलिए कि देखिए, हम जो मैं शायरी करता हूँ तो मैं बोलता हूँ तो आप सुनते हैं, मैं लिखता हूँ तो आप पढ़ते हैं, तो सुनने वाले तो शायद रहेंगे, लेकिन उर्दू पढ़ने वाले खत्म होते जा रहे हैं। हम जैसा माहौल दस्तयाब है यहाँ पर, हम देखते हैं कि जो नौजवान हैं वो जो बुजुर्गों की महफिल में बैठते हैं, वहाँ से इंस्पिरेशन भी लेते हैं, उनसे सीखते भी हैं, ख्यालात भी मिलते हैं। आपके ख्याल में वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही हैं कि यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ एक ज़माने में महाफिल हुआ करती थी, पाकटिया उसकी मैं बात करूँगा, या और जगहों पर कि लोग बैठते थे, शुअरा बैठते थे, नौजवान उनकी महफिल में बैठते थे, उनसे सीखते थे। क्या वो माहौल अभी दस्तयाब है? उसने अपनी चाहे शक्ल तब्दील कर ली हो, लेकिन क्या वो मौजूद है? यानी अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जवानों को, नौजवानों को मिल रही हैं कि वो अपने सीनियर्स के साथ बैठ के सीख सकें और उनसे इस्तेफादा कर सकें? आपने बड़ी अच्छी बात की कि शक्ल बदल गई है इसमें, और ये इनएविटेबल है। देखें, दुनिया ने आगे की तरफ जाना है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, नई चीजें आती हैं। आज से 600 साल पहले दुनिया में प्रिंटिंग प्रेस ही नहीं होता था सिरे से, तो ये जो किताबों की फरावानी वगैरह और किताबों के साथ रोमांस की बातें अब आप सुनते हैं, इनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उस वक्त। तो ये अब ये जो मीडिया ने आकर एक नए रिश्ते एस्टेब्लिश करने शुरू किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द जिस तरह हमने अपने बुजुर्गों से डायरेक्टली सीखा था, इसी तरह जो हमारे बाद वाले बच्चे हैं उनके साथ भी हम डायरेक्टली इसी तरह से कम्युनिकेट कर सकते। मैं आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि जाहिर है बहुत सारी शक्लें हैं तहरीर की, आपने बहुत शानदार ड्रामे लिखे हैं, बड़े शाहकार ड्रामे लिखे हैं। अब हमारे यहाँ ये एक शिकवा रहता है कि वैसा ड्रामा नहीं लिखा जा रहा, वैसी कहानी तख्लीक नहीं की जा रही, वो फ़िक्र मौजूद नहीं है, और फिल्म में भी इसी तरह से है। आपके ख्याल में क्या उस्लूब बदल गया है, या यहाँ मार्केट की डिमांड बदल गई है, व्यूअर्स का जो है वो रुझान बदल गया है? क्या हुआ है कि उस तरह के ड्रामे अब नहीं लिखे जा रहे और मौज़ूआत में वो वुसअत नहीं रही? बड़े महदूद मौज़ूआत हैं जिन पर आजकल लिखा जा रहा है, ड्रामा फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, और ये बहुत बड़ा मीडियम है जिसकी मदद से हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है दुनिया भर में। देखिए, ये जो जितनी बातें एलिमेंट्स आपने लिए हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनका इफेक्ट है, मगर सबसे बड़ा इसकी जो वजह है जिसकी तरफ शायद हम संजीदगी से तवज्जो नहीं देते, और वो होती है जो हर चीज़ की एक इंटेंशन होती है। तो असल चीज़ ये है कि आर्ट की दुनिया जो है उसमें जो सेट मेंटेलिटी है उसको पीछे होना चाहिए, और आर्ट से मोहब्बत और आर्ट की जो दुनिया है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ों को मेंटेन करने में कामयाब हो जाएं थोड़ा सा, तो मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिल वक्त मैं आपसे एग्री करता हूं कि पिछले 10-15 साल से ख़ास तौर पर हमने ड्रामा जो है हमारा वो इस काबिल नहीं रहा कि वो उसको एक्सेप्शन से कदा नजर। अब भी कहीं कहीं अच्छे राइटर भी आते हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, बच्चे भी हैं, लेकिन जनरली जो है जो खास तौर पर उनका जो कंटेंट है अब वो कोई बहुत ज़्यादा तारीफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमजा साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। कुछ ना नई बच्चियाँ खेल रही हैं टेनिस? जी, मैं कहूँगी क्वालिटी ऑफ प्लेयर्स आर गुड, लेकिन क्वांटिटी इज़ लेस। लाइक अगर आप अभी भी देखें तो हमारी जो टेनिस टूर्नामेंट्स में टॉप 7 to 8 गर्ल्स हमारे कंपेटिटिव मैचेस होते हैं। फिर बाहर जाके भी हम परफॉर्मेंस, लास्ट ईयर जब हम न्यूजीलैंड गए थे हमने 22 पोजीशंस जंप अप किया था, हम सिंगापुर को जीते थे विच वर द टॉप सीड्स। तो इधर से आप देखें कि टैलेंट और पोटेंशियल है, बट वही बात आती है द क्वांटिटी ऑफ प्लेयर्स नीड टू इंक्रीज़ अगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि पाकिस्तान से अच्छे टेनिस प्लेयर्स आगे निकले हैं। जाहिर सी बात है, बात वही फैसिलिटेशन एंड अपॉर्चुनिटीज़ पे आती हैं।
अगर आप उठा के, जैसे अभी नीरज चोपड़ा की मैंने आपको हिस्ट्री बताई है, तो अगर शायद अरशद नदीम को भी वो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती तो आज नीरज चोपड़ा की जगह वो गोल्ड मेडल जीत सकता था। सो बात हमारे पास वही क्या फिर पैसे आती नहीं है। है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, देखिए, फैसिलिटीज नहीं है, लोग नहीं है, कोचेज नहीं है, मसला क्या है? देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक जो टॉप पर बैठे होते हैं ना, उनको स्पोर्ट्स का आइडिया इतना नहीं है। आई थिंक जो एक सर्टन पाथ और जर्नी से गुजरे होते हैं ना, वो ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि एक प्लेयर की स्ट्रगल क्या है। तो अगर आप टॉप पर उन लोगों को बिठाएंगे जो बातों में तो तसल्लियाँ देंगे बट प्रैक्टिकली दे विल नॉट डू फॉर द प्लेयर्स, तो हाउ डू यू एक्सपेक्ट प्लेयर्स टू कम अब्रॉड? होप्स कभी कम नहीं करनी चाहिए, उम्मीद बिल्कुल। कभी नहीं तोड़नी चाहिए, और उम्मीद हमारी बाकी है कि इन तमाम शोबे में अच्छी फिल्म भी पाकिस्तान में बनेगी, अच्छे गाने भी गाए जाएंगे, अच्छे सिंगर्स भी आएंगे, अच्छे शायर भी आएंगे, अच्छे प्लेयर्स भी आएंगे, और वो जो तब्दीली की हम बात करते हैं तो वो स्पोर्ट्स में भी तब्दीली आनी चाहिए। तो हमारी होप्स जो हैं वो बड़ी हाई हैं, हमने होप्स को कम नहीं किया। अगरचे हुआ कुछ नहीं है स्पोर्ट्स के मैदान में, ख़ास तौर पर अगर हम देखें, या कल्चरल जो एक्टिविटीज़ हैं उसके महाज पर हुआ कुछ नहीं है, लेकिन हमारी होप्स कम नहीं हुई। तो हम हुकूमत से ये तवक्को रखते हैं कि आज 14 अगस्त को जब हम अपना यौम आज़ादी मना रहे हैं तो हम अपने लिए टारगेट सेट करेंगे, और हम अपने लिए जो है वो अहदाफ तय करते हुए इन तमाम शोबों में अगले साल हम जब बैठे हों तो हम कहें कि एक साल में हमने ये सब अचीव किया है। बहुत शुक्रिया रेहान भट्ट साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, और Thank you so much आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।